अब इसमें देख लें थोड़ा सा कि भारत के किस क्षेत्र में उत्पादन होता है, कृषि का कार्य होता है और वहाँ पे आवश्यक दशाएं क्या हैं। जैसे अगर मैप में देखें यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ हरा वाला पोजीशन है यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश है ये, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है, तेलंगाना का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला करके ये जितना एरिया है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है आसाम में, इन सारे क्षेत्रों में जो आवश्यक दशाएं हैं खेती करने के लिए वो क्या हैं कि यहाँ पर गर्मी जो है पर्याप्त मात्रा में पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा जो है बीचों बीच से जा रही है, और यहाँ पर पानी जो है अधिक मिल जाता है, क्योंकि वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में असम की घाटी या यहाँ सब जो बिहार है, यूपी है, यूपी में जो पूर्वी यूपी है इस तरफ, तो वहाँ सब बारिश अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे कृषि हो जाती है। मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। पूरे विश्व में जितना भी चावल का उत्पादन होता है उसका 22% चावल अकेले भारत में। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो चीन है, दूसरे पे भारत। पूरे विश्व में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 22% का। चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी अगर देखें तो मेहरगढ़ के इलाके में या कोल्डिवा के इलाके में, मेहरगढ़ में तो कपास की खेती का प्रमाण मिला है, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला प्रांत है। लेकिन चावल के उत्पादन में देखें तो कोल्डिवा एक स्थान है, इलाहाबाद के पास कोल्डिवा, वहाँ पे चावल उत्पादन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है। और अभी कुछ लाहौरा मऊ ऐसे कोई स्थान है, संत कबीर नगर शायद उस ज़िले में, यूपी में ही, वहाँ पर और भी पुराने प्रमाण जो हैं मिल रहे हैं चावल उत्पादन के। लेकिन इसके पहले जो माना जाता था वो कोल्डिवा में चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। और फिर नेक्स्ट देखें तो यूपी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके में जो ये ब्राउन वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो इसमें क्या किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका, बघेलखंड का इलाका, मध्य प्रदेश में जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, मतलब मोटी मोटा पूरा मध्य प्रदेश, वो सारे के सारे इलाके आ जाएंगे किसमें? जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है अच्छी मात्रा में। तो यहाँ पर आवश्यक दशाएं क्या हैं? वर्षा जो है, पानी बरसने की मात्रा कम है यहाँ पर, क्योंकि जब मानसून जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ से जाती है तो सारी जो वर्षा है वो बिहार और पूर्वी यूपी में बरस जाता है लगभग। जो बचा खुचा है वो मात्रा कम हो जाती है बारिश की। लेकिन यहाँ पर जो है नहर प्रणाली अच्छे से विकसित है पंजाब में, हरियाणा में, तो उसके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन सिंचाई हो जाता है, तो खेती होती है। यहाँ पर आवश्यक दशाएं क्या हैं इन क्षेत्रों में जो ब्राउन वाली हैं? दोमट मिट्टी है, मिट्टी दोमट प्रकार की है, सामान्य वर्षा होती है, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, पकते समय गर्मी चाहिए यहाँ पर। ठीक है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो चावल में भी दूसरा स्थान, गेहूं उत्पादन में भी दूसरा स्थान। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर आगे देखें नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ ये ग्रीन वाला पोर्शन है, यहाँ क्या है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। ये गन्ना उत्पादन में यूपी, फिर यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली नहीं है उसमें, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी तटीय इलाका है, उत्तर पूर्वी तटीय इलाका यहाँ पे, और पश्चिमी घाट पर नहीं है, मतलब पश्चिम तटीय मैदान में गन्ने का उत्पादन नहीं होता है। जो दक्कन का इलाका है, यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पर, ठीक है, यहाँ पे फिर कर्नाटक में एक पट्टी जाती है और तमिलनाडु में। तो गन्ना उत्पादन में यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला इलाका है इसमें, यानी पेनिनसुलर गुजरात,
और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तटीय वाला क्षेत्र, यहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ना के लिए चाहिए क्या, मिट्टी बढ़िया रहे और पानी अच्छी मात्रा में मिलता रहे उसे। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सब इलाके में होता है क्या, गन्ना। आवश्यक दशाएं क्या हैं कि मिट्टी उपजाऊ हो और गर्म और नम जलवायु हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो चाय और कहवा उत्पादन में ये जो क्षेत्र हैं, ये चाय और कहवा यानी कहवा मतलब कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस हैं। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर चाय के बागान होते हैं। और चाय बागान के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं कि वर्षा जो है अधिक मात्रा में हो, गर्मी पर्याप्त पड़े, पहाड़ी ढाल हो, है ना, ज़्यादा पानी लगेगा तो ख़राब हो जाएगा, तो पहाड़ी ढाल होना चाहिए चाय के उत्पादन के लिए। और कहवा में अगर देखें तो कहवा का उत्पादन होता है कहाँ पर, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कर्नाटक, थोड़ा सा तमिलनाडु और थोड़ा सा केरल, इस क्षेत्र में होता है क्या, कहवा का उत्पादन। चाय की संक्षिप्त कहानी। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीने शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागानी कृषि कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कैश क्रॉप है, वाणिज्यिक फसल है। और कहवा भी क्या है, वाणिज्यिक फसल है, व्यापारिक फसल है। कहवा में देखें तो कहवा यानी कि कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है, चाय भी एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को भारत के जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल हैं, यहाँ सब देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट में देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादन के लिए चाहिए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी अच्छी मात्रा में कहाँ पर है, दक्कन वाले क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में, यहाँ सब होता है कपास की खेती। इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं कपास की खेती के लिए कि काली मिट्टी हो, गर्म व नम जलवायु हो, 100 सेंटीमीटर वर्षा अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध हो, है ना। वर्षा ज़्यादा मात्रा में नहीं, अगर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए चाहिए। तो कपास के उत्पादन के लिए जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और थोड़ा थोड़ा इलाका अगर देखें पंजाब में या राजस्थान, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है वहाँ के क्षेत्र में। तो कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। तो ये आवश्यक दशाएं हैं उसके लिए। और जूट उत्पादन के लिए फेमस है कौन सा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, इन क्षेत्र में होता है क्या, जूट का उत्पादन, है ना। जूट एक फैब्रिक यानी फाइबर प्रकार की फसल है। जूट कैसी फसल है, फाइबर प्रकार की फसल है। इसका उत्पादन वहाँ पर होता है जहाँ पर पानी जो है अच्छी मात्रा में रहे, यानी वर्षा जो है कम से कम 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहे तो बढ़िया है। इसके लिए पानी अच्छी मात्रा में चाहिए, क्योंकि इसका जब हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है तो बंडल बना करके पानी में ही डालते हैं, है ना। तो जूट के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र। उड़ीसा में भी देखें तो जो तटीय क्षेत्र है, पारादीप, पुरी, भुवनेश्वर, यहाँ वाले इलाके में, तो उड़ीसा में भी होता है। इसके अलावा देखें तो आगे राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें कुल मिलाकर के ये है कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में होती है। फिर से अगर रिवाइज करें तो इन सारे क्षेत्र में, मतलब पूर्वी भारत में चावल, गेहूँ इसका उत्पादन होता है, और मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन होता है, और यूपी, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गन्ना का उत्पादन। असम में चाय के बागान है, असम पश्चिम बंगाल में, और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कहवा का बागान है। और फिर जूट के लिए
ये ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार, ओडिशा। और कपास के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब हरियाणा। तो ये सारे हो गए कपास के लिए। इसके अलावा देखें राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय मतलब होता है कि पूरे देश की जो इनकम है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल मूल्य होती है। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। यानी कि एक देश में एक साल के अंदर में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसके मूल्य को जोड़ देंगे तो वही होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नकदी फसल क्या होता है, ऐसी फसलें जिससे हमें जो है तुरंत आय मिल जाए, है ना, उसको बेच करके तुरंत कैश मिल जाए, इसीलिए इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। यानी अपने उपयोग के लिए नहीं, अगर अपने स्थानीय उपयोग के लिए बोई जा रही है तो निर्वाह कृषि हो गई, और दूसरों के उपयोग के लिए अगर बोई जा रही है विक्रय करने के लिए तो नगदी फसल हो गई। कुछ बटन है। फिर आगे देखें तो कुछ छिटपुट बातें पढ़। आइए जाने। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से न मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाइयाँ होती हैं। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। क्या इनके अतिरिक्त भी कोई कृषि संबंधित समस्या है जिसकी आपके क्षेत्र के लोगों को कृषि को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित अवस्थाएं हैं? मतलब कृषि में अगर चुनौतियां देखें, चुनौतियां क्या क्या हैं खेती में, चुनौतियां खेती में चुनौतियां क्या हैं और सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी लिस्ट अगर बनाएं तो खेती में चुनौती है, एक तो प्राकृतिक चुनौती है, यानी कि बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है ना, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बाढ़ सूखा ये सब आता है तो ये सब खेती नष्ट हो जाती है इससे। फिर अच्छे बीज की समस्या है, यानी कि जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वेराइटीज़ वाले सीड्स जो होते हैं, अच्छे बीज की समस्या है। और जो खेत हैं छोटे छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, यानी खेत का जो होता है कि अच्छे अच्छे चक हों, सबके बड़े बड़े खेत हों तो खेत बिखरे बिखरे हुए हैं, तो ये भी एक समस्या होती है कृषि करने में। इसके अलावा बीमारी, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां या कीट पतंगे लग जाती हैं फसलों में। इसके अलावा जो सिंचाई की व्यवस्था है वो भी कहीं कहीं ठीक प्रकार से नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, बाढ़, सूखा, अच्छे बीजों का ना होना, खेतों का बिखरा होना, है ना, फसलों में बीमारी लग जाना या सिंचाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से ना होना। और इसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उसको अगर देखें तो क्या क्या होंगे। पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। मतलब न्यूनतम दर सरकार जो है किसानों को ये आश्वस्त करे कि आपकी फसल को जो है कम से कम इतने दर पर खरीद लिया जाएगा, यानी न्यूनतम दर पर जो है खरीद कर लिया जाए किसानों के फसलों को। खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। यानी किसान अपना कहाँ बेचेंगे तो इसके लिए मंडी की स्थापना की जाए, और जो विपणन केंद्र हैं यानी कि जहाँ पर वो मार्केटिंग करेंगे, अपने सामानों को बेचेंगे, जैसे कि FCI हो गया, तो इन सब की स्थापना करना ये भी उपाय है। आने जाने व फसलों की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया जाता है बनाया है। यानी कुल मिला के सड़क निर्माण होगा तभी उनकी फसलें जो हैं आराम से मंडी तक जा पाएंगी। खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीत घरों की स्थापना की गई है। यानी भोजन जो है ख़राब ना हो, अनाज जैसे आलू हो गया इत्यादि चीज़ें, तो उसके लिए शीत गृह यानी कि जिसको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, और गोदाम जहाँ पर उसका स्टोरेज किया जा सके, इसका बनवाना बहुत ज़रूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। तो किसान क्रेडिट कार्ड KCC जिसको बोलते हैं, ये किसान का बन जाए जिससे उनको ऋण आसानी से मिल सके।
विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना। तो फसल बीमा योजना ये भी एक उपाय है सरकार की तरफ से। यानी पूरा उपाय क्या है, तो न्यूनतम दर पर खरीद हो जाए, मंडी विपणन केंद्र स्थापित हो जाए, सड़क निर्माण हो जाए, या कोल्ड स्टोरेज गोदाम वगैरह बना दिए जाएँ, और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हो ताकि उनको आराम से लोन मिल जाए खेती करने के लिए, और फसल बीमा योजना की व्यवस्था की जाए। ये सब कुछ उपाय हैं। अब चकबंदी क्या है, इसको समझे। चकबंदी क्या होता है कि जैसे एक किसान का खेत जो है बिखरा बिखरा हुआ सा है चारों तरफ, तो चकबंदी मतलब होता है कि सारे खेतों को मिला करके एक जगह चक बना देना, इसी बोलते हैं चकबंदी। आज़ादी के बाद जो है चकबंदी वाला कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन कुछ हद तक असफल भी रहा था। आपने देखा आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत हो गए। इसे ही काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत तेज से बोलता हाँ। ये चकबंदी इधर है ना। चकबंदी इधर उधर बिखरी खेत की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। हाँ, यानी कि चकबंदी मतलब ये होता है किसान का अलग अलग खेत जो बिखरा हुआ है, तो खेत की क्वालिटी क्या है और खेत की क्वांटिटी क्या है। जैसे मान लीजिए किसी किसान का जो 4 बीघा खेत 4 जगह था, तो चारों बीघा मिला करके एक जगह कर दिया जाए। अगर 4 बीघा में से 1 बीघा की क्वालिटी थोड़ी कम थी, तो 4 बीघा का जो चक होगा उसको काट करके 3.5 बीघा कर दिया जाए। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता किए बिना किसानों के सारे खेतों को एक जगह पर व्यवस्थित कर देना, इसे बोलते हैं चकबंदी। यानी इसकी परिभाषा अगर देखें तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों से सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसीलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं क्या, चकबंदी। अब सिंचाई की अगर व्यवस्था देखें तो सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ पर विभिन्न तरीक़ों से की जाती है। सिंचाई जो है खेती करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आगत है। सिंचाई के क्या क्या साधन हो सकते हैं इरिगेशन के लिए। एक तो तरीका है कि तालाब अगर हो, जो कि भारत में बहुतायत में तालाब से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा ट्यूबवेल की अगर व्यवस्था हो तो ट्यूबवेल से भी हो जाता है, और नहर प्रणाली, इससे भी सिंचाई होती है, और वर्षा एक प्राकृतिक तरीका तो है ही है। इसके अलावा नदियाँ। तो ये कुछ तरीके हैं सिंचाई करने के। तो तालाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई जो है वहाँ पर होगी जहाँ पर वर्षा अच्छा होता है, और ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई वहाँ पर होगी जहाँ पर पानी जो है वर्षा कम होता है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगा करके पानी निकाला जाता है। जैसे कि अगर देखें पंजाब में या तमिलनाडु में देखें तो ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है अच्छी मात्रा में। और नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो नहर से सिंचाई होती है। और फिर तालाब द्वारा अगर देखें तो तालाब के द्वारा सिंचाई होती है कुछ क्षेत्रों में, और कुओं के द्वारा सिंचाई होती है कहाँ पर, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा थोड़ा तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, और बाकी क्षेत्र में जो है तालाब के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। पढ़िए यहाँ से। कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित है, वह असमान है। साल में अच्छी फसल, एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर भारत में नहरों से अधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। अपने देश में सिंचाई के संसाधनों का वितरण है। अगर देखें कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो एक हम वेन डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं।
जैसे इस चित्र के माध्यम से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है, तो कुएं तथा नलकूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई होती है। 50% से ज़्यादा सिंचाई कुआं तथा नलकूप बना करके, और कुआं नलकूप के बाद नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, और फिर तीसरे स्थान पे तालाब। तो सबसे ज़्यादा कुआं नलकूप, दूसरे पे नहर, तीसरे पे तालाब, और चौथे पे अन्य चीज़ें के द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक है? दक्षिण भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई क्यों ज़्यादा की जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो भी बारिश होती है, चूँकि पठारी क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र में पानी जो है रुका रहेगा, ऐसा नहीं कि धड़ाक से सोख लेगा नीचे। मैदानी क्षेत्र में तालाब है तो पानी जो है धीरे धीरे करके सोख लेगा, लेकिन पठारी क्षेत्र में पानी जो है थमा रहेगा। तो वहाँ पे सिंचाई की जा सकती है इससे कि पानी को कंजर्व करे रहें काफ़ी समय के लिए। और सिंचाई के कुछ नए नए तरीके भी आते हैं, जैसे नवीन पद्धति में ड्रिप, जिसको टपक सिंचाई कहते हैं, और स्प्रिंकलर यानी कि छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। तो सिंचाई के अन्य तरीके में ड्रिप यानी टपक सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर यानी कि फुहारा छिड़काव द्वारा सिंचाई। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे कि चाय, कहवा या फल फूल शाक भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जाती है, ताकि पानी जो है कम मात्रा में लगे, ज़्यादा लगेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो जो सब्जियां हैं या बागानी फसलें हैं उनमें टपक सिंचाई के द्वारा सिंचाई की जाती है। और खाद्यान्न फसलों में जो है वो नहरों के द्वारा की जा सकती है या स्प्रिंकलर पद्धति के द्वारा की जा सकती है, खाद्यान्न में जैसे गेहूँ मटर में। लेकिन जिसमें कम पानी लगेगा वहाँ पे ड्रिप टपक एक एक बूंद से, और जहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी चाहिए तो वहाँ पे स्प्रिंकलर के द्वारा हो जाएगा। तो दोनों ही पद्धतियाँ भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छी मात्रा में बारिश होती है वहाँ पर इसका उपयोग नहीं होता। जैसे यूपी बिहार में इसका यूज़ नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। तो इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल जो है अधिक अच्छी होती है। तो ये है सिंचाई के बारे में कि इसका वितरण कैसे है, कहाँ कहाँ कैसे होता है। सबसे ज़्यादा कुआं नलकूप से होता है, फिर नहर से, फिर तालाब से। और जहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो वहाँ पे तालाब बना करके या टपक सिंचाई पद्धति या छिड़काव पद्धति के द्वारा की जाती है। मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1966 से लेकर 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाँ, यानी 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। उस समय क्या था कि खेती में जैसे अगर 1965 देखें, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे बहुत ही सत्यवादी नेता थे। उस समय अमेरिका से एक PL 480 करके समझौता हुआ था, जिसके तहत वहाँ से गेहूँ चावल का आयात किया जाता था। लेकिन 1965-66 के आसपास जो है अमेरिका वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से शास्त्री जी हैं इसका विरोध कर दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो PL 480 के तहत जो भारत में आता था फसलें, उस पर जो है अमेरिका बैन लगा दिया कि क्योंकि शास्त्री जी जो हैं उनके इस अटैक का विरोध कर दिए थे। तो उसके बाद जो है भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई थी, यानी कि अकाल एक तरीके से पड़ रहा था, और उस समय खेती भी जो है सूखा वगैरह पड़ गया था, और 1965 में उसके पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो गया था। तो इन सब परिस्थिति में भारत की इकॉनमी जो है एकदम ख़राब हो गई थी। तो उसके परिणाम स्वरूप शास्त्री जी ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966-67 में। हरित क्रांति की मुख्य बातें: अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा तथा धान की किस्में जैसे IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, सबरामती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया।
यानी गेहूं की जो नई किस्में थीं उनमें था सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा। और धान की जो किस्में थीं उनमें था IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती। ये सब धान की किस्में थीं। तो नई प्रकार की जो किस्में थीं बीजों का, उसका इस्तेमाल किया गया। और दूसरा रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें थे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन सब का यूज़ किया गया रासायनिक खाद के रूप में। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनसनी ढेंचों को सड़ा जाता था, नीम की खाल की खाद इत्यादि। रासायनिक यानी कीटनाशक। हरित क्रांति के द्वारा जो है जैविक खाद पर भी फोकस किया गया था, जिसमें कंपोस्ट पिट के द्वारा जो है खाद का निर्माण करना, जो हरी खाद होती है ना, जिसमें कि सनई, ढैंचा, इन सबको बो करके सड़ाया जाता है। इसके अलावा नीम की खली की खाद बनाया जाता है। ये नीम की खली की जो खाद होगी वो कीटनाशक के लिए प्रयोग की जाएगी। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही क्रांति है। हाँ, यानी हरित क्रांति की मुख्य बातें क्या थी? तो पहला, गेहूं और चावल के नई प्रकार की किस्में आई। दूसरा, रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा। तीसरा, जैविक खाद का उत्पादन जो है वो भी बढ़ा। चौथा, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा। पांचवा, कृषि यंत्रों का विकास हुआ। और छठा, फसलों की सिंचाई पद्धति पे काम किया गया। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले यूज़ विलियम गैंड ने किया था। तो हरित क्रांति के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो हरित क्रांति का दूसरा पहलू क्या है? रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित किया करता है। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तक, फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाली प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें कुछ रसायन ऐसे हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। हाँ, यानी हरित क्रांति के नुकसान क्या क्या हैं तो उसको देखें। तो हरित क्रांति के जो नुकसान हुए मुख्यतः वो ये हुआ कि हरित क्रांति की जब शुरुआत की गई थी तो ये जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, इस क्षेत्र में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था थी, इस कारण से यहाँ पर यूज़ किया गया। तो इसका पहला नुकसान ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिमी यूपी में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बाकी देशों में जो है उत्पादन जो है कम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय असमानता, उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता आ गई, क्योंकि मेन फोकस जहाँ पर किया गया आगे भी वहीं पर फोकस एरिया बना रहा, इसलिए क्षेत्रीय असमानता आ गई। फिर दूसरा हम कह सकते हैं नुकसान ये हुआ कि रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ गया था, जिसके कारण से जो मिट्टी की पैदावार होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी होती है या उर्वरा शक्ति होती है, वो धीरे धीरे घटने लगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक शब्द में मरुस्थलीकरण, मतलब वैसा मरुस्थलीकरण नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भूमि का निम्नीकरण, जिसको बोलते हैं मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण, या बायोडिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। तो इसकी प्रक्रिया तेज हुई, क्योंकि कीटनाशक के द्वारा जो कीटें होती हैं या अधिक खाद के प्रयोग द्वारा जो कीटें होती हैं वो मर जाती हैं। और नुकसान देखें तो चूँकि उन्नत प्रकार की जो बीजें हैं उनका प्रयोग किया गया, इसके कारण से उनमें सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा मांगी, मतलब पानी की डिमांड ज़्यादा करने लगे, जिससे भूमि का जो जल है, भूमिगत जल में धीरे धीरे कमी आती गई। तो ये इसके कुछ नुकसान हुए थे। एक तो ये क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई, दूसरा मृदा का निम्नीकरण हुआ, तीसरा भूमिगत जल की डिमांड बढ़ी तो भूमिगत जल का स्तर भी कम होता चला गया। और अगर स्वास्थ्य के लेवल पे देखें तो स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक या उर्वरक का प्रयोग करने से वो हमारे शरीर में उसकी मात्रा चली जाती थी, जो कि नुकसान करता था। तो ये कुछ उसके नकारात्मक पक्ष हैं।
तो इसमें खेती वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत खनिज संपदा, ये सारी चीज़ें। तो हम कुछ प्रश्न करें, उसको आप बताइए। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि वह होता है जो किसान अपने पेट भरने के लिए या अपने आसपास कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है, वह निर्वाह कृषि होता है। अब व्यापारिक कृषि वह होता है जो डायरेक्ट उससे हमें लाभ मिल जाए, जैसे कि इसे वाणिज्यिक फसल कहते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में जैसे कपास हो गया, चाय हो गए, कॉफ़ी हो गया, ये सब वाणिज्यिक फसल में आते हैं। और निर्वाह कृषि वह होता है जैसे कि मतलब धान, मतलब कुछ हद तक कुछ ज़मीन है जो उनकी उनकी जो भोजन है, भोजन के लिए प्राप्त हो जाए, बस वही उसे निर्वाही कृषि कहते हैं। और व्यापारिक कृषि वह होता है जो कि डायरेक्ट उससे हम डायरेक्ट लाभ ही कमा सकें, उस वह व्यापारिक कृषि होता है। ठीक है। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? चावल के उत्पादन के लिए कैसे कैसे पानी, मिट्टी? चावल के उत्पादन के लिए गर्म जलवायु होना चाहिए और पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए। और मिट्टी जो है, जो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है या दोमट प्रकार की मिट्टी, वो होनी चाहिए। ठीक है। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्य कौन से हैं? कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? पश्चिम कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, और जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान था वहाँ पर। ठीक है। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए? पहला यह लाभ हुआ कि जो किसान का बिखरे बिखरे खेत थे, जैसे को मान लो एक किसान का 4 बीघा है और 4 बीघा काफ़ी दूर दूर है, तो उसे 4 बीघा एक नज़दीक में लेना है और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उससे क्या, उसे जोतने में, सिंचाई करने में आसानी रहेगी, काफ़ी दूर तक नहीं जा पाएगा। और उसे चकबंदी से यह हुआ कि उसका मतलब जो भी प्रोडक्ट था उसमें अच्छी मात्रा समानता आई और अच्छा प्रोडक्ट उत्पादन किया, और दूर जाता वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से खत्म हो जाता। सही है। हरित क्रांति क्या होती है और इसके प्रभाव, नकारात्मक सकारात्मक, क्या प्रभाव पड़े? हरित क्रांति 1966 फरवरी को 1968 में किया गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसके लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। जी, भारत मतलब जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके प्रयोग से हरित क्रांति सफल हुआ। हरित क्रांति में मुख्य जो धान और गेहूं के बीज थे, मतलब उन्नत वाले बीज थे, उनको लाया गया। और रासायनिक खादों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम और आदि कुछ लाए गए। और जैविक खाद, कंपोस्ट, जो कि कंपोस्ट हो गया, जैविक खाद, नीम की जो खाल थी उसको मतलब एक प्रकार से खाद बनाकर उसको भी जैविक खाद में प्रयोग किया गया। प्रभाव क्या पड़े इसके? इसके प्रभाव पड़े, स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे मान लो दूध है, गाय कुछ घास खाई, घास में रासायनिक कीट थे, तो वो गाय से दूध में आया, और दूध से जो मतलब उसके दूध पीते हैं, जैसे मालूम हम ही लोग पीते हैं, तो उसे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट होती है इससे, और इससे और बीमारियाँ होती हैं, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। सही गलत में यदि पूछें, सोनारा और सरबती ये धान की उन्नत किस्में हैं? जी। ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं? सोनारा सरबती धान की उन्नत किस्में हैं। सोनारा और सरबती देखें तो ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ठीक है, सोनारा सरबती गेहूं की उन्नत किस्में हैं। खाद्य संरक्षण यानी खाद्य को बचाने के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है? हाँ, किया गया है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं? गलत है ये। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है? सही बात है। सही है। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है, दक्षिण भारत में तालाब जो है सिंचाई का मुख्य साधन है। तो सारे प्रश्न का आपने उत्तर दिया। बताइए, रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल गेहूँ है। गेहूँ है। खरीफ के? चावल है। जायद के? खरबूजा है। वेरी गुड। तो ये सारे सवालों का जवाब दे दिए। अब राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है, ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना,
कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो यह है राष्ट्रीय कृषि नीति। तो सारा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में खनिज संपदा क्या होती हैं, कहाँ पे वितरण है इसका, कौन सी खनिज कहाँ पाई जाती है और इसका आर्थिक महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें साइंस में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे और ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।